नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में पहली खबर आपको बताएंगे पीएम मोदी की, जहां उन्होंने इस बार बंगाल में भी कमल खिलने का दावा किया है। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल की लगाई गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। तीसरी खबर हरियाणा की चंडीगढ़ से है, जहां बाबा राम रहीम को मैनेजर की हत्या के केस में बरी कर दिया गया है। चौथी खबर आपको छत्तीसगढ़ से दिखाएंगे, जहां लॉरेंस गैंग को लेकर डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लॉरेंस हो या फॉरेंस, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको ठोक देंगे। पांचवी और आखिरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां नर्सिंग घोटाले पर सरकार सख्त नजर आई है। मोहन सरकार ने 31 जिलों के 66 कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। 5 बड़ी खबरें दोपहर 2 बजे की, ये 5 बड़ी खबरें, जहां पर पीएम मोदी के बंगाल दौरे से लेकर छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में घोटाले पर गरमाई सियासत को लेकर ये खबरें हैं। और खबरें विस्तार से, जहां पहली खबर का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि टीएमसी बंगाल में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे 3 विधायक थे। इसके बाद बंगाल की जनता ने हमें 80 विधायकों तक पहुंचा दिया। टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। वहां लगातार हत्याएं हो रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद किया जा रहा है। पीएम मोदी ने चुनावी रैली में विपक्ष की भाषा को लेकर कहा कि विपक्ष के नेता मुझे गाली देते हैं, मुझे मौत का सौदागर कहते हैं और गंदी नाली का कीड़ा कहा जाता है। मैं पिछले 24 साल से गालियां खा खाकर गाली प्रूफ हो गया हूं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। जनता टीएमसी से त्रस्त आ गई है। और इसी खबर पर और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बंगाल से टीएमसी प्रवक्ता एहतेशाम उलग जुड़ गए हैं। एहतेशाम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने भाषण में कहा है कि टीएमसी का जनाधार खोता जा रहा है, कह रहे हैं कि बंगाल में भी अब बीजेपी का कमल खिलेगा, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, ये दिन में जिस तरह से ऋषभ जी जो सपना देखने के काबिल होता है, या जैसा कि आप देखेंगे रेत में घर बनाने जैसा होता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो सपना देख रहे हैं कि यहाँ मतलब कमल की फूल खिलेंगे। देखिए, कमल की फूल से पूरा जो है पूरा हिंदुस्तान मुरझाया हुआ है। ये समझ लिए, ये भारतीय जनता पार्टी। एहतेशाम साहब, वो कह रहे हैं कि पहले 3 विधायकों से 80 विधायक पर हम पहुंचे और अब लोकसभा में भी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। सर मेरी ऋषभ जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं बात सुन लिया हूँ, आपका सवाल में जवाब सुन लीजिए। उन्होंने 2021 में जो यहाँ विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें कहा था कि अब की बार 200 की पार। उन्होंने स्लोगन लगाया था कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। लेकिन यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जनता इंटेलिजेंट जनता, पढ़े लिखे जनता, भोली भाली जनता इस तरह के नहीं है जैसे बिहार या अदर कम्युनिटी। यहाँ जो है काम दिखता है और जुमला नहीं। ये जुमला भारतीय जनता पार्टी एक जुमलाबाज पार्टी है और तृणमूल कांग्रेस एक काम करने वाली पार्टी है। जो सबसे बड़ा समझ लिया, हमारे पूरे राज्यों में 67 योजनाएं की। एक मोदी जी झूठ बोलते हैं लेकिन हमारी ममता जी काम करती हैं। बात ये ऋषभ जी सुनिएगा, तो 77 सीट उनको आया था। उन्होंने जो कहा था तो जनता उनको जो है सिरे से निकाल दिया था। अभी जो बड़ी बड़ी बातें कहे, देखिए अपनी जुबान में कोई भी कुछ बोल सकता है। 543 सीट है, वो उनको 400 का क्या हो सकता है, 543 ला सकते हैं। लेकिन इस हमारे संविधान ने अधिकार, मौलिक अधिकार दिया है हर 5 साल में जनता अपने कैंडिडेट को चुनने का अधिकार। तो इससे जनता जो है भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर सबसे बड़ी मंदिर पेट है, जिसमें 3 टाइम पूजा चाहिए, रोटी चाहिए, 3 टाइम सुबह दोपहर शाम में खाना चाहिए। हमारे सब बच्चे लोग समझ लिए भूखे हैं, हमारे नौजवान बेकार हो गए, कारोबारी खत्म हो गए, नौकरियां खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गई। तो ये जुमला का जो है सर, जुमला अब चलेगा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी जी जुमले के चक्कर में, देखिए इनकी इतनी अवस्था खराब है, वो हम समझते हैं आप लिख लो, आप जैसे दिन वो दूर नहीं है, वो सिर्फ 5 से 7 दिन का दूरी है। 4 जून को पूरे देश में इंडिया का गठबंधन का सरकार बनेगा और कमल का फूल मुरझा जाएगा। ये बात निश्चित तौर पर है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री जी के चक्कर में आप जो है अब कोई भी समझ लिया हमारे देश की जनता वो जुमले के
चक्कर में समझ लिए वो बड़ी बड़ी बात, जो अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी, वो लोगों को तरह तरह की मुजरा की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, और आपको भैंस की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान की बात। अरे भाई, मंत्री या नेता जो पॉलिटिशियन होता है उनको तो विकास के आधार पर वोट मांगनी चाहिए जनता से। ये देश में जो है धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को हमारे मौलिक अधिकार, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ना कि इस तरह से ये सरकार जो है, ये सरकार जो हिंदू मुसलमान के बीच में राजनीति करनी मांगते हैं। तो हम समझते हैं कि भारत की जनता पार्टी तो इस बार जो है, जैसे मोदी जी कहा कि मैं क्या हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो झोला उठाऊंगा, चले जाऊंगा। बिल्कुल एहतशाम मुल्क साहब, देखिए आपने अपनी बात रखी और जिस तरीके से पीएम मोदी ने भाषण दिया है। एक सेकंड। तो उन्होंने कहा कि मैं तो भिखारी हूं, मैं झोला उठाऊंगा, चले जाऊंगा। तो ये निश्चित है कि 4 जून को मोदी जी को झोला उठाने में भारत की जो 140 करोड़ जनता, जो 99 करोड़ जनता जो है यहाँ वोट के द्वारा भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत जो है बनाएगी। और इंडिया के नाम से जो गठबंधन होगी, जो 100 करोड़ जनता हमारे इस बार जो है 2024 में वोट दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में, इसके ना वो किसान का, ना मजदूर का, ना वो गरीब का, ना बेटी का, ना स्पोर्ट्स प्लेयर का, ना किसी का। तो ये जुमलाबाज पार्टी है और चक्कर में नहीं आए। आजकल के हमारे देश के हर एक वर्ग, हर एक जाति के, हर एक समुदाय के लोग पढ़े लिखे हैं, वो सब जानते हैं और उसको किसका मत देना है इस बार उनको मालूम है। और 4 जून को जो होगा, हम समझते हैं कि बीजेपी का सुकून खत्म हो जाएगा और बीजेपी समझ लीजिए भारत मुक्त इंडिया के नाम से गठबंधन होगा। ये ऋषभ जी आप लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है आपको मैंने, जी बिल्कुल आपने अपनी बात रखी, पूरा समय हमने दिया और देखना महत्वपूर्ण होगा। एहतियातुल्लाह साहब, जो आप कह रहे हैं कि क्या कुछ परिणाम रहेंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पीएम मोदी के भाषण को लेकर अब लगातार सियासत भी गर्मा रही है और टीएमसी के अपने तर्क हैं, बीजेपी अपनी बात कह रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को क्या कुछ परिणाम आगे निकलकर सामने आते हैं। और अब रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि दिल्ली से है, जहां अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। मंगलवार को उनके वकील ने इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला सीजीआई करेंगे, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस तर्क से जरूर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो मांग की थी, कहीं ना कहीं उस पर अब संकट गहरा गया। अरविंद केजरीवाल 1 जून को दोबारा तिहाड़ जेल जाएंगे, जो कि उनको जमानत दी गई थी, 1 जून तक की जमानत मिली थी। ऐसे में अपनी जमानत को और भी बढ़ाने के लिए 7 दिनों का समय मांगा था, जिसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इसके पीछे का जो वजह बताई गई थी, हवाला दिया गया था, वो तमाम तरह की स्वास्थ्य से संबंधित जांच कराने का हवाला दिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है उनकी इस याचिका पर सुनवाई करने से। तुरंत ये सुनवाई नहीं होगी और कहा गया है इस पूरे मामले पर सीजीआई सुनवाई करेंगे, सीजीआई फैसला देंगे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि 1 जून में समय काफी कम रह गया है और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है तो अरविंद केजरीवाल को अतिरिक्त जमानत मिलने में समय लग सकता है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, अरविंद केजरीवाल ने जो 7 दिनों की अतिरिक्त जमानत की मांग की थी, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से याचिका पर इनकार कर दिया है। तमाम तरीके से अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या कुछ इस मामले को लेकर आप देख रहे हैं तनु? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और इस समय जो सुप्रीम कोर्ट में है वो गर्मियों की छुट्टी चल रही है, तो जो लिमिटेड बेंच है वही सुनवाई कर रही है और सीजीआई जो है वो जो है सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसको किस मामले पर सुनवाई करनी है। तो जो अदालत की वेकेशन बेंच थी उसने आज अंतरिम जमानत की 7 दिन की जो अवधि बढ़ाने से जो संबंधित जो याचिका थी उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये सवाल भी किया है, अभिषेक मनु सिंघवी जो है
अरविंद केजरीवाल के वकील, उनसे ये सवाल किया है कि पिछले हफ्ते जब बेंच के एक सदस्य जो कि जस्टिस दीपांकर दत्ता थे, वो वेकेशन बेंच में थे, तो आपने ये मेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि दीपांकर दत्ता जो है वो उससे पहले जब सुनवाई हुई थी तब भी वो उसमें थे। तो ये सवाल उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को आगे के निर्देशों के लिए भारत के जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, उनके पास भेज दिया गया है। और जिस तरीके से हम ये पूरा मामला देख रहे हैं ऋषभ, इसमें राहत मिलने की बहुत ही कम जो है वो गुंजाइश है कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो राहत मिलेगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में ये लिखा है कि बिना वजह जो उनका वजन कम हो रहा है, उनकी जिंदगी के लिए वो खतरा पैदा करने वाली बीमारियों के लक्षण है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी हेल्थ की ये कंडीशन है कि आंशिक रूप से जेल अधिकारियों ने जो मेरे साथ कठोर व्यवहार किया है उसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है, और जमानत का एक और हफ्ता मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि हेल्थ से जो जुड़ी परेशानियां हैं, जो समस्या है, उनका जायजा लेने की अनुमति जो है वो देगा। साथ ही जब कोर्ट में बहस चल रही थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने से जब ये सवाल किया गया कि आप पिछली बेंच में क्यों नहीं आए और आपने ये बात मेंशन क्यों नहीं करी, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें 2 दिन पहले ही जो मैक्स हॉस्पिटल से जो घर पे डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने जो जांच करी, तो हमें 2 दिन पहले ही पता चला है, इसलिए हमने पिछले हफ्ते जब सुनवाई हुई थी तो उसमें ये बातें मेंशन नहीं की गई थी। वहीं अरविंद केजरीवाल का भी ये कहना है कि चुनाव प्रचार के लिए वो दिल्ली में और बाकी जगह जो है घूमे हैं, तो इससे उनकी हालत और ज्यादा खराब हुई है और अब उन्हें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, इससे पहले भी सियासत इस मसले पर गरमाई थी। देखना महत्वपूर्ण होगा कि जमानत को लेकर जो भी स्थिति बनी है उस पर सियासी रूप से क्या कुछ आगे तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को लेकर राहत दी है। और साथ ही बता दें कि इस मामले को लेकर राम रहीम को राहत मिली है और हाई कोर्ट से ये राहत देखी जा रही है, जहां राम रहीम को दोष मुक्त करार दिया गया है। इस मामले में सीबीआई की कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गुरमीत राम रहीम के वकील जतिंदर खुराना ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बदल दिया है और इसमें शामिल सभी 5 लोगों को बरी कर दिया गया है। उम्र कैद की सजा के खिलाफ राम रहीम ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी और हाईकोर्ट ने उसकी अपील पर मंगलवार को फैसला सुनाते हुए सीबीआई की कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। इस मामले में अभी विस्तृत आदेश आना बाकी बताया जा रहा है। हाई कोर्ट में एक केस में RC 8 में जितने भी 5 लोग थे सभी को बरी किया है। आज वो प्रोनाउंसमेंट के ऊपर लगा हुआ था, जिसकी आर्गुमेंट पहले हो चुकी थी और प्रोनाउंसमेंट के दौरान माननीय हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का फैसला था उसको बदल दिया है और सभी को एक्विट किया। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को माननीय न्यायपालिका पर पूर्णतः यकीन था और है, और जो माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायपालिका ने आज जो ये फैसला दिया है उसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। रणजीत मर्डर केस इसको बोला जाता है। वो रणजीत डेरे का वैसे उसे मैनेजर बता रहे हैं मीडिया में, वो गलत है। वो स्टेट लेवल कमेटी का 10 मेंबर कमेटी का सदस्य था। तो उसका कत्ल हुआ 10/10/2002 को। तो उसकी तफ्तीश डेरेबल घुमाई गई। तो लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, इस करके जोड़ा है वो आज अदालत ने सभी की अपीलें मंजूर कर ली और सबको बरी कर दिया। और सीबीआई अदालत जो पंचकुला की है सेशन कोर्ट, उसके जो जजमेंट को रिवर्स कर दिया और सबको एक्विट कर दिया, बरी कर दिया। वारदात पे तो डिसीज्ड का फादर अलेज कर रहा है अभी, जोगिंदर सिंह, और एक उसका चाचा, 2 अलेज किए गए थे। लेकिन उनमें डिस्क्रिपेंसी बहुत थी। जो अस्पताल में ले जाने के लिए जोगिंदर सिंह कहता भी वो भी हमारे साथ था, लेकिन वो कहता मैं बिल्कुल नहीं गया। ऐसे बहुत से सीरियस डाउट क्रिएट होते थे। तो इस करके ही जरा कोर्ट ने हेठला फैसला सेट असाइड कर दिया। तो ये मामला आपको बता रहे हैं जहां राम रहीम को बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ पांखिल वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पांखिल, राम रहीम को बड़ी राहत हाईकोर्ट ने दी है। रणजीत सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने बरी किया है, सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ फिलहाल मामले में अपडेट और किस तरह का ये पूरा मामला था जो लगातार चर्चा का विषय बना रहा? देखिए, पहले इस मामले में बहुत ही ज्यादा धूम पकड़ी थी। रणजीत सिंह जो हत्या मामला बताया जा रहा है, जब हुआ था तो बहुत अफरा तफरी का माहौल था। इसी के चलते फास्ट ट्रैक कोर्ट थी जो सीबीआई की, उसने इस पर फैसला सुनाया था और फैसले के दौरान राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी।
पर कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि अब जैसे ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जैसे इस मामले की अपील हाई कोर्ट के अंदर की गई, तो ये देखने को मिला कि किस प्रकार से जो सीबीआई अदालत का फैसला था उसको बदल दिया गया है। और ऋषभ, आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में भी जो ऑर्डर की कॉपी है वो नहीं निकल पाई, जिसके अंदर पर्याप्त हमें रीजन पता चल पाएंगे कि क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ ग्राउंड रहे जिसके कारण राम रहीम को बरी किया गया है। साथ ही आपको बता दूं, ना सिर्फ राम रहीम को, साथ में 5 व्यक्ति जो एक्यूज और भी थे, इसके अंदर उनको बरी कर दिया गया है। ऋषभ, निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा, किसके होगी, समर्थकों में भी खुशी की लहर होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप अंकिल, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राम रहीम को यहां हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों के टारगेट में छत्तीसगढ़ के व्यापारी मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इनका कारोबार झारखंड का है, ये लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, यानी बीजेपी सरकार की है। उन्होंने कहा कि लॉरेंस हो चाहे फॉरेंस हो, छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। इनके साथ ही डिप्टी सीएम शर्मा ने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया है। दरअसल आईईडी ब्लास्ट में घायल महिला से मिलने आज मुख्यमंत्री विजय शर्मा रायपुर एम्स पहुंचे और इस दौरान उन्होंने महिला का हालचाल जाना और उनके चल रहे इलाज के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने लॉरेंस गैंग को लेकर भी बयान दिया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी जयदास मानिकपुरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जयदास, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर। उन्होंने कहा लॉरेंस हो या फॉरेंस, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको ठोका जाएगा। तमाम तरीके से वो सख्त तेवर में नजर आए। क्या कुछ ही मामला था और क्या कुछ उन्होंने कहा है? से जुड़ा हुआ मामला है। पिछले दिनों जो है रायपुर की पुलिस ने जो है कुछ लोगों को पकड़ा है, जिसमें लॉरेंस गैंग से जो है उनकी सक्रियता दिखाई दे रही है। लॉरेंस गैंग के जो कुछ जो उनके गैंग के लोग हैं वे छत्तीसगढ़ के जो व्यापारी है, और तो बात की जाए रायपुर और रायगढ़ के कुछ व्यापारियों को जो है धमकी जो भेजे गए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो धमकी बड़ा यह संदेश भी उन्होंने दिया था कि जो व्यापारी है उनको पूरी मैगजीन उनके खाली कर दिया जाएगा, कहीं न कहीं मारने की जो बातें हैं वो कही गई थी। इस पर जो है पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ते हुए जो है कार्रवाई चालू की है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज डिप्टी सीएम ने जो है इस पर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने सीधे कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो लॉरेंस गैंग की जो गतिविधियां उस पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने सीधे कहा कि जो भी कार्रवाई होगी वो तगड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जो है इस तरीके के जो क्राइम है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो है लॉरेंस और कोई फॉरेंस जैसी जो गैंग है वो सक्रिय नहीं हो पाएगी। जहां पर भी जो गतिविधियां मिलेगी, जहां पर भी इस तरीके के क्रिमिनल मिलेंगे, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, निश्चित तौर पर सख्त तेवर में भी नजर आए हैं डिप्टी सीएम। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये मामला आपको बता रहे हैं जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान और काफी सख्त तेवर में नजर आए हैं। रुक करेंगे अगली और आखिरी खबर का, जहां एमपी के भोपाल में मोहन सरकार ने नर्सिंग घोटाले को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। एमपी के 31 जिलों के 66 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। अनफिट नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इंदौर समेत कई जिलों में कार्रवाई हुई है। कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन ने कलेक्टर्स को इन सभी कॉलेजों की सूची दी है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। बता दें कि इस आदेश से नर्सिंग कॉलेजों के पुराने विद्यार्थी प्रभावित नहीं होंगे, विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे। तो मोहन सरकार एक्शन में नजर आई है और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, मोहन सरकार का एक्शन देखने को मिला है। जिस तरीके से नर्सिंग कॉलेज जो कि अपात्र हैं, जिनको नाम को लेकर चर्चा लगातार हो रही है, अब 66 कॉलेजों को चिन्हित किया गया है जिन पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है?
देखिए, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नर्सिंग घोटाले में सरकार के सख्त रवैये के बाद चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरुण पिथौड़े ने आदेश जारी किया और यह आदेश 60 से ज्यादा कॉलेजों का था जो कि अपात्र घोषित किए गए, उन पर कार्रवाई की जाए। इंदौर में कुछ कार्रवाई हुई भी है, लेकिन कांग्रेस ने फिर आरोप लगाया है कि अगर कार्रवाई करनी है तो 2 या 5 कॉलेजों पे नहीं, सभी कॉलेजों पे की जाए और इकट्ठी की जाए। और जहां तक बात करें, मुख्यमंत्री ने इस मामले को खुद अपने संज्ञान में रखा है और उन्हीं के निर्देश पे चिकित्सा शिक्षा के आयुक्त हैं जो तरुण पिथौड़े, उन्होंने ऑर्डर जारी किया। सभी संबंधित कलेक्टर्स को पत्र भेज दिए गए। इन पत्र में साफ लिखा गया है कि कॉलेजों को तत्काल बंद करवाया जाए, क्योंकि अभी भी कई नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन का दौर जारी है और छात्र छात्राएं भ्रमित हैं कि वो एडमिशन ले या ना लें। तो सरकार का यह बड़ा फैसला और कड़ा फैसला है और मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर रखे हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, नर्सिंग घोटाले में अभी तक 13 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिसमें सीबीआई के अधिकारी भी शामिल है। कल उनको कोर्ट में, भोपाल कोर्ट में पेश किया जाना है। अभी तक वो रिमांड पे थे और रिमांड पे सीबीआई के अधिकारी कुछ लोगों को दिल्ली लेके गए क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरा था और वो जांच प्रभावित कर सकते थे। तो कल एक बहुत बड़ी पेशी है इस मामले में। 13 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें प्रिंसिपल भी हैं, दलाल भी हैं, कॉलेज के चेयरमैन भी हैं, उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कांग्रेस की यूथ विंग का कहना है कि वे कोर्ट में भी इन आरोपियों का विरोध करेंगी, वहां पे प्रोटेस्ट होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो नर्सिंग कॉलेजों के मामले में जांच शुरू हो गई है। पात्र कॉलेजों को तत्काल बंद करने के सरकार के निर्देश है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि यह गति अभी बड़ी धीमी है और सरकार को फैसला लेने चाहिए। और केवल 66 कॉलेज ही नहीं, इससे ज्यादा कॉलेज हैं जो कि गलत रिपोर्ट जिनकी दी गई है, उनको क्लीन चिट दी गई है, उन पे भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, सियासत भी गरमाई है। आपने जिक्र भी किया, कांग्रेस के अपने आरोप जरूर हैं, लेकिन एक बड़ा एक्शन के तौर पर इस पूरी कार्रवाई को देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक्शन मोड में नजर आई है। तो ये 5 बड़ी खबरें हमने आपको बताई। पीएम मोदी का बयान हो, भाषण हो, टीएमसी को लेकर लगातार सख्त तेवर में नजर आए हैं। अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है तो लगातार सियासत भी गरमाती जा रही है। राम रहीम को भी हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।